Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study about partnership. तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की, डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो आखिर पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो कहाँ दी गई है? तो हालांकि कई सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप ये वाली डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में गिवन है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला गया है? तो वहाँ बोला गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business, and business may be carried on by all or any of them acting for all। तो आप एक तो ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और मीनिंग लर्न करनी है तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि पार्टनरशिप इज़ द relationship between two or more person, or partnership is an association of person who have agreed to share the profit of a business and a business may be carried on by all or any of them acting for all। इस तरीके से तो आप उसकी रिलेटेड आप मीनिंग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप के। आखिर नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट, फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट, और सेकंड बेस जो होगा हमारा फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों बेसिस के बेस पे हमें देखना है कि एक लीगल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या माना गया पार्टनरशिप, उसका पार्टनरशिप का नेचर क्या है। तो अगर लीगल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला जाए तो लीगल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्चुअली पार्टनरशिप इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप इज़ नॉट सेपरेट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स से अलग ये एंटिटी नहीं मानी गई है लीगल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट द पर्सनल असेट of the partners can be utilized for making payment of outsider firm's debt, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज डेट कि फर्म के डेब्ट्स का पेमेंट करने के लिए फर्म की असेट कम पड़ जाती हैं, फर्म के पास कम पैसा है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स की असेट को यूज़ किया जाएगा। तो ये बोलता है लीगल व्यू पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंग पार्टनर अलग नहीं माने गए हैं बिजनेस एंटिटी से। जबकि अगर हम लोग अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की बात करें, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करते हैं? तो अकाउंटिंग में बेटा ये इसको सेपरेट माना गया है पार्टनरशिप को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि पार्टनरशिप इज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो यहाँ पे सेपरेट एंटिटी बोला गया है और यहाँ पे सेपरेट एंटिटी नहीं बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट एंटिटी क्यों बोला गया? क्योंकि जब हम लोग यानी कि ट्रांजैक्शन अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग बुक्स में, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म के ही ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। पार्टनर्स के जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे हमें उनको नोट नहीं करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप दोनों बेसिस पे हमें ध्यान रखना है। क्लियर? हेलो। तो हम लोग बात करते हैं अब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं या फिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे बात की जाए, देखो जो आपने मीनिंग वगैरह पढ़ी है वहीं से कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला फीचर हो जाएगा 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है।
तो इसमें आपको क्या बताना है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप देयर इज़ अ नीड ऑफ एटलीस्ट 2%। तो यहाँ पे मिनिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, मिनिमम पार्टनर्स 2, मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड जो होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वो कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, मैक्सिमम पार्टनर वो बेटा 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 50। ये 50 कहाँ पे बताए गए, तो ये बताए गए बेटा अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स, अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स 2014। देखो मिनिमम पार्टनर तो पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया, ये कहाँ बताएगा, पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम जो 2 है, बट जो मैक्सिमम पार्टनर है वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताए गए हैं। तो जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो उसमें 100 बताए गए थे, लेकिन 2014 में जब कंपनी रूल्स आए तो वहाँ पे 50 कर दिया गया। तो इस तरीके से अभी जो आपको लेटेस्ट ध्यान रखना है वो 50 ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट होने चाहिए। यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो उन पर्सनस को एक तरह से अलाउ करता है कि हाँ आप पार्टनर बन सकते हैं। तो वहाँ पे इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो वहाँ पे ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको बोला गया है कि उन्हें पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। तो एक माइनर बंदा, माइनर तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक माइनर बंदा पार्टनर नहीं बन सकता है, और जो 1872 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। माइनर के अलावा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई अगर पागल व्यक्ति है जिसका दिमाग खराब है उसको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो हो गया, पर्सन एनी पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, और जो लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाइड हो गया हो तो उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला फीचर ये आपको क्लियर होगा। हम सेकंड आते हैं बेटा एग्रीमेंट पे। किसमें, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो एग्रीमेंट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर एन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पर्सन्स। तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स होंगे, 2 और मोर पर्सन्स होंगे, उनमें आपस में एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो जाती हैं और उसके बाद पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है वो इमर्ज हो जाती है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो जाती है, ठीक, एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब ये एग्रीमेंट कितने टाइप का हो सकता है, तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कैसा होगा, वो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। रिटन में क्या होगा कि प्रॉपरली सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, प्रॉपरली स्टाम्प्ड होगा, तो यहाँ पे क्या है कि उसको एज अ एविडेंस आप प्रेजेंट कर सकते हो। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड, उसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है जिसमें क्या है कि केवल बोल के सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करनी है, प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे, किसी भी रेशियो बांटेंगे, इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे। तो यहाँ पे डिस्प्यूट के ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सुलझाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए रिटन एग्रीमेंट डिज़ायरेबल रहता है, सही है। क्लियर। हम लोग आगे बात करते हैं बेटा यानी कि लॉफुल बिजनेस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, लॉफुल बिजनेस, थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने जब मीनिंग पढ़ी थी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की मीनिंग में बताया था कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो वो बिजनेस चलाने के लिए एग्री करते हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको बांटने के लिए एग्री करते हैं। अब जो बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई इलीगल बिजनेस, इलीगल एक्टिविटी के लिए अगर पार्टनरशिप की गई तो उसको पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं मानेंगे। कोई चैरिटेबल पर्पज़ के हिसाब से पार्टनरशिप की उसको बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। जैसे अगर सपोर्ट डेट के कुछ लोग मिलकर कोई चैरिटेबल पर्पज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसको पार्टनरशिप में हम कंसीडर नहीं करेंगे, या कोई एनपीओ है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो भी है वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए और वो एक तरह से लॉफुल बिजनेस हो जिसको मतलब जो लॉ है वो अलाउ करता हो। क्लियर। तो पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश फॉर अ लॉफुल बिजनेस, तो पार्टनरशिप जो है वो एक लॉफुल बिजनेस के लिए एस्टैब्लिश की जाती है। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप की जाएगी तो उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किए जाएंगे जिससे एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और यहाँ पे सारे पार्टनर को उस शेयर में प्रॉफिट मिलेगा या
चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि फिफ्थ पॉइंट आपका फिफ्थ फीचर कौन सा हो जाएगा कि जो बिजनेस है, बिजनेस में भी कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बिजनेस है वो या तो सारे लोग चला सकते हैं, जितने भी पार्टनर हैं वो सभी लोग मिलके चलाएंगे, मतलब सारे वर्किंग पार्टनर हो गए एक तरह से। और क्या लिखा है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई भी चला सकता है जो बाकी सारे लोगों की तरफ से काम करेगा। क्लियर। और इसी में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इनके जो पार्टनर्स के आपस के जो रिलेशन होते हैं वो एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशन होते हैं, तो उसको एक तरह से म्यूचुअल एजेंसी के नाम से लिखेंगे हम, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब जो पार्टनर्स के आपस के रिलेशन हैं वो एजेंट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ओनर, ठीक है, इसके रिलेशन होते हैं इसके। यानी कि कहने का मतलब है एज एन एजेंट अ पार्टनर कैन वाइंड ऑल अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्टिविटीज़। तो एक पार्टनर अपनी एक्टिविटीज़ से दूसरे पार्टनर को क्या कर सकता है, वाइंड कर सकता है। और इसके अलावा एज अ प्रिंसिपल या फिर एज अ ओनर बात की जाए तो ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा इसमें कि ये सपोज डेट ABC 3 पार्टनर्स हैं, देयर आर 3 पार्टनरशिप इन अ फर्म, और सपोज डेट के वो कोई ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, उनकी जो फर्म है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ए बंदा है, ए ने डिसीजन लिया कि वो थोड़ा यार लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करेगा जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ सके, और बिना बी और सी को बताए। अब ए ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या है कि जिन लोगों को या कस्टमर को ऑटो पार्ट जो सप्लाई किए गए थे वो मतलब उनके एक्सीडेंटल केस ज़्यादा आए, और जिससे फर्म के ऊपर केस हो गया, कस्टमर्स ने केस कर दिया। तो यहाँ पे केवल ए नहीं फंसेगा बल्कि बी और सी भी फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि एक बंदे की एक्टिविटी से बाकी पार्टनर्स भी बाइंड होते हैं। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है क्योंकि उनमें आपस के एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप होते हैं। क्लियर। और एक और लास्ट आप फीचर्स ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये फीचर और ध्यान रखना है कि द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट द पर्सनल property or personal asset of the partners can be used for making payment of firm's debt in case of insufficient fund available in the firm। तो अगर फर्म के पास कम फंड अवेलेबल है और फर्म को अपनी ज़्यादा लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल असेट का यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे ये फीचर्स जितने भी हैं वो सारे फिनिश हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।